शीतल जी आपसे इसलिए कर रहा हूं, मोदी जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अगर मेरा काम आपको पसंद आए, अगर मुझे ठीक लगे तो आप मुझे एक अवसर और दें, फिर से सेवा करने का अवसर दें। मोदी जी ने ये मान लिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि अवसर तो आपको देना ही है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। मतलब मैं अगली बार जब आऊंगा तो फिर मैं ये काम करूंगा। तो उन्होंने एक तो इसको कह दिया कि विपक्ष और इंडिया विपक्ष के जो गठबंधन है वो इसको मोदी जी का आखिरी भाषण बोल रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी और एनडीए के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब तो मोदी जी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि अगला वो आएंगे। इस पे एक अच्छी हेडिंग लगाई है आज टेलीग्राफ ने। टेलीग्राफ का कहना है कि ईसी को, इलेक्शन कमीशन को बंद कर देना चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब मोदी जी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं और अगले चीफ प्राइम मिनिस्टर वो अगले टर्म के लिए अपने को डिक्लेयर ही कर दिए हैं, तो इसमें कोई अब कहने की जरूरत नहीं है। मैं ओवरऑल शीतल जी आपसे पहली चीज तो ये कि ये जो सारा कल का भाषण था वो मुझे ऐसा लगा कि मोदी जी जब पहले बोलते थे तो कुछ कुछ कम से कम स्मार्ट सिटी इतना इधर उधर की बात करते थे। इस बार तो वो कुछ अजीब सी बात कर रहे थे, 1000 साल पहले, 1000 साल बाद, 2047 में। वो कुछ कुछ इतने लंबी तारीखें दे दे रहे थे कि जिस तारीख में अब 1000 साल बाद कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं जिंदा रहेगा, आप कुछ कह दीजिए। और दूसरा जो जो आपसे स्पेसिफिकली जो मैं बात करना चाह रहा हूं, मोदी जी क्या ये मान चुके हैं कि वो ऑलरेडी मतलब इलेक्टेड है और वो अब तीसरा टर्म सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी है? शीतल जी आपसे पहली टिप्पणी आपसे ले लें। देखिए, वैसे चारों तरफ वातावरण ऐसा है कि मोदी जी की इस मान्यता को वो खंडित करता है, लेकिन मोदी जी की जो कार्य प्रणाली है वो जो पहले से इस देश में तरह तरह के संदेह हैं, लोगों के परसेप्शन बने हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, आपके कार्यक्रमों में भी वो चिट्ठियां लिखते होंगे या टिप्पणियां करते होंगे, बोलते होंगे, मिलने पे बताते होंगे। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात पर यकीन नहीं करती कि हमारे यहाँ चुनाव साफ साफ होते हैं। उसको शक है कि ईवीएम मैनेज किया जाता है। उसको इसको बहुत बार बहुत तरह से बताया जाता है, बहुत उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा हिस्सा है देश में जिसमें ये परसेप्शन बना हुआ है। हम में से बहुत सारे लोग जो इसको नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी छोटी छोटी गड़बड़ियों को मानते हैं। हम इन सब चीज़ों को मानते हैं कि एक और सारे पैसे आप कहें कि कारपोरेट से, ब्लैक मार्केट से, गलत तरीकों से, सरकारी, ये सब पैसे लेके एक पार्टी चुनाव लड़ती है। दूसरी तरफ बाकी लोगों के यहाँ छापे मार के कोशिश की जाती है कि उनके पास अगर कुछ चंदा फंदा हो या कहीं से कोई सपोर्ट आ रहा हो तो उसको कानून कायदे में फंसा दिया जाए और उसके पास पैसा न रहे। ये सब दोष हैं। अपराधियों को टिकट दिए जाने वाला दोष है और धर्म और जाति का सहारा लेके चुनाव लड़ने वाला दोष है। ये सारे दोष तो हम मानते हैं, हमारे समाज में इनके बारे में परसेप्शन बना हुआ है, हम स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद जो लोकतंत्र हमें मिलता है हम उस पर भरोसा करके इस समय चल रहे हैं। अब उसके बाद कठिनाइयां क्या हो रही हैं कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि हम चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों को जो चयनित करते हैं वो हमारा तरीका ठीक है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पहली नजर में लगता है कि वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद एक व्यवस्था बनाती है, जिस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक पार्टी होते हैं कि ये 3 लोगों की कमेटी इसका चुनाव करेगी। उसके बाद हम पाते हैं कि सरकार का एक बिल आ गया है उसमें, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है। हम ये भी पाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही और उनके नेतृत्व वाली कोर्ट ने एक फैसले में जो हमारे आखिरी जो अभी चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, एक दिन में के भीतर उनसे इस्तीफा लिया गया, अगले दिन उनकी फाइल बन गई और फिर वो नियुक्त भी हो गए। उस पूरी प्रक्रिया को गलत ठहराया हुआ है। तो ऐसे दौर में जब हमारे पास इतने परसेप्शन जनता में पहले से हैं, जिनके बहुत सारे कुछ तथ्य हैं और कुछ लोगों की धारणा बनती जाती है, उसमें गलतियां हो सकती हैं, हम उसको एकदम आखिर नहीं मानते, लेकिन ये सब चीजें हैं। इसके बाद सरकार का रोल ये होना चाहिए कि इन सब चीजों को कम कैसे किया जाए या खत्म कैसे किया जाए,
लोगों में इस बात का विश्वास कैसे उनके पास पहुंचाया जाए कि हमारी चुनाव प्रणाली जो है वो सही है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हम चुनाव के जरिए सरकारों को अपने लिए चुनते हैं। लेकिन हम उल्टा पा रहे हैं कि सरकार जो है बेशर्मी करती जा रही है। पहले उसके एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आपने गलत तरीके से इस अंतिम चुनाव आयुक्त का चयन किया है, उसके बाद उन्होंने एक व्यवस्था बनाई और आप में क्या बेशर्मी है, कोई शर्म नहीं है। आप 15 अगस्त में देश के लिए संबोधन कर रहे हैं, आपके मुंह में कैसे शब्द है वो कि आपने उसको तोड़ के और अपना एक मंत्री रख लिया सीजेआई की जगह, खुद को रख लिया, एक मंत्री रख लिया और बहुमत से फैसला होना है। 3 लोगों की कमेटी है, तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन है जिसके किसी भी फैसले का आज तक हुए किसी भी फैसले में कोई रोल नहीं रहा है। तो ये जो बेशर्मी अख्तियार कर ली है मोदी जी ने, ये और उसके बाद आप साफा और कपड़े का रंग बदल के और जुटाई हुई भीड़ में या जुटाए हुए समायोजन में लफाजियां कर रहे हैं। 1000 साल की, 2028 की, 2047 की, अगले 15 अगस्त की। तो ये लोगों में बहुत निश्चित तौर पर शक जो है पहले से उसको पुख्ता करती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बेईमानी हो जाएगी और चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन जो गलत धारणाएं या एक धारणाएं समाज में व्याप्त है, ये सरकार उनको पुख्ता करने की कोशिश करती हुई साफ साफ नजर आती है। अब उसके बाद आप भाषण दे रहे हैं, 15 अगस्त पे देश की 77वीं स्वतंत्रता दिवस का आपका भाषण है और भाषण में आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप लगातार जिन चीजों पे लोगों को निशाना बनाते हैं वही चीजें आप लेके फिर से चले आए। परिवारवाद की आप बात करते हैं। आपके पार्टी में जिन लोगों के परिवार हैं उनमें से कितने परिवारों के बच्चे, भाई, भतीजे, पत्नियां राजनीति में नहीं है? आपका परिवार नहीं है, किसी और आपके एक आध नेता का परिवार नहीं है। आपके यहाँ कुछ इस तरह की परंपरा है जिसमें परिवार नहीं होता एक सेक्शन में, उसको आप पूरे देश की बात ही, देश की नियति या देश की राजनीति की नियत कैसे बता सकते हैं जब आप स्वयं उसका कोई आचरण नहीं करते? जिन दलों को आप अपने साथ मिलाते हैं, आप कभी देखते हैं? अभी आप जाके रामविलास पासवान के बेटे से गलबहियां कर रहे थे। वो क्या है? वो उनका राजनीति में अस्तित्व होने की वजह क्या है? उनके भाई को आपने मंत्रिमंडल में ले रखा है क्योंकि उनकी पार्टी के 5 सांसदों को आपको लेना था। वो क्या है? आपके अपने रक्षा मंत्री के पुत्र राजनीति में है कि नहीं? आपके गृह मंत्री के पुत्र बीसीसीआई के चीफ हैं कि नहीं? आप गिनती अपने मंत्रिमंडल के लोगों की गिनती कर लीजिए जिनके पुत्र पुत्री हैं। अभी आपने जेटली जी की पुत्री को दिल्ली की कमेटी में उपाध्यक्ष बनाया है। कमाल है सर। अब चूंकि आपका परिवार नहीं है इसलिए परिवारवाद दोषी है और आपके चारों तरफ आप सारे परिवारों को, जिन पार्टियों को अपने साथ जोड़ते बिगाड़ते हैं, अभी आपने एक राजभरों की पार्टी को लिया है। वो क्या पार्टी है? बाप बेटे दोनों विधायक हैं, उनके समधी जी को सांसदी चाहिए, एक बेटे को राज्यसभा चाहते हैं, एक बेटे को लोकसभा चाहते हैं, खुद को मंत्री पद चाहते हैं। निषाद पार्टी लीजिए, पिता जो है मंत्री है राज्य सरकार में, बेटा सांसद है। जो आपका पूरा संकलन है इस बीमारी से, मैं ये नहीं कहता ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भाई उदाहरण देते समय, निशाना लगाते समय आप स्वयं को, अपने दल को, अपने सहयोगियों को देखे बिना लक्षित करेंगे तो उसमें दुर्भावना और उसमें राजनीतिक ये समझ में आएगी। ये नहीं लगेगा कि आप एक राष्ट्रीय नेता के, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर एक आजाद देश में, सार्वभौम देश के प्रथम व्यक्ति होने के नाते जब आप भाषण दे रहे होते हैं तो अपेक्षा होती है कि आप राष्ट्र की ओर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हो। आप राजनीति करेंगे ऐसी अपेक्षा नहीं होती। आप उन अपेक्षाओं को तोड़ते हैं अपने हर इस तरह के आचरण में। आप एक जन अपेक्षा जो लोकशाही की है, लोकतंत्र की है, उसको तहस नहस करते हैं। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप बहुत तेरा झूठ बोलते हैं, बहुत तेरा बेसिर पैर का बोलते हैं, बहुत सी गलतियां भी करते हैं। चलिए उन सब चीजों को तो हम
एक दरकिनार कर दें। उन पे बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री ही हमारे शासन तंत्र का सबसे प्रमुख होता है, सबसे समर्थ है, सबसे ताकत है, उससे हम स्वतंत्रता दिवस पर ये उम्मीद नहीं रखते थे। मोदी जी, आपने हमें निराश किया। जी शीतल जी, इसी पे वो मणिपुर, क्योंकि सारी चर्चाएं हम लोग करते रहे हैं, 15 अगस्त की बात कर लें कुछ भी, लेकिन मणिपुर पे अभी भी कॉन्क्रीट कुछ नहीं हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो बना दी, वो तो जांच के लिए है कि वो 6,500 FIR कैसे हैंडल होंगे। रिस्टोरिंग ऑफ पीस की क्या बात होगी? जिस देश में बाबर और औरंगजेब का हिसाब लिया जा रहा हो, आज से सैकड़ों साल पहले की बात, वो अगर उस इतिहास से कोई सबक न ले और नए नए ऐसे इतिहास गढ़े जिसमें एक छोटे से 30-32 लाख लोगों की आबादी में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई हो, सैकड़ों स्त्रियों के साथ वो हुआ हो जिसकी हम कल्पना करके शर्म से डूब जाते हैं, और जिसमें 50,000 के आसपास लोग कैंपों में रहने के लिए अभिशप्त हों, और जिसमें अगर सेंट्रल फोर्सेस हट जाए तो तुरंत ब्लड बाथ होने की स्थिति है, उसमें स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री एक पुराने घाव मिजोरम को ले आए और आप जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर को ले आए। कोई मतलब इतनी गैर जिम्मेदारी की कल्पना, ये मैं भूल गया था पहली बार बात करते हुए, वो जो उन्होंने 2 बातें की हैं वो इतनी गैर जिम्मेदारी का परिचायक है कि उस पद पर बैठे हुए किसी आदमी को ये बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको ये हमारे जो प्रणाली है उसने ये मौका दिया है कि उन चीजों के वो तथ्य जो जनता में नहीं वितरित किए गए हैं वो उनसे भिज्ञ है, इसके बावजूद वो इन चीजों को पैदा कर रहे हैं। आज मिजोरम शांत है, आज पंजाब भी काफी हद तक शांत है। आप चाहते क्या? जहां आपने किया उसका आप नाम नहीं ले रहे थे, 90 दिनों तक आपने नाम नहीं लिया। उस दिन नाम लिया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसको स्वीकार कर लिया, और उसके बाद अब आप उसे एक ब्रश से दूर कर दे रहे हैं जबकि आपने आग लगा दी है। ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदार रवैया उनका चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक तर्क गढ़ लिया है और उस तर्क के नीचे अपने को सुरक्षित कर लिया है कि उन्होंने 19 का चुनाव जीता, उन्होंने 14 का चुनाव जीता, और यही इसी को वो अंतिम बता रहे हैं। उनसे पहले इस देश में बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत ज्यादा सीटों पे चुनाव जीते हैं। वो इकलौते शूरवीर नहीं है, लेकिन वो चीजों को नष्ट कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में जो ताकत देने वाली संस्थाएं थी उनको ढहा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जैसे स्थान के आए हुए फैसलों, उन्होंने मीडिया को तहस नहस करके ऐसे उपक्रम में बदल दिया है जिसकी कोई परिकल्पना और जिसके कोई समानांतर उदाहरण अब दुनिया में नहीं है। रवांडा, रेडियो ऑडियो सब इसके सामने है ही नहीं, उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इतना बड़ा उन्होंने दावानल खड़ा कर दिया और इस देश की नसों में उन्होंने जहर भर दिया है जिसको निकालने में किसी भी एक सभ्य समाज को सदियां लग सकती। इतना जहर उन्होंने भर दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि उनकी इस गैर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी में बदलने का काम इतना दुष्कर और कठिन है कि देखते हैं कि आने वाले देश में, आने वाले दौर में देश अपने भविष्य को सीधा कर पाता है कि नहीं, या इसी चीज में और उलझ के ओबामा के शब्दों को वो करता है, कन्फर्म करता है कि ऐसा करेंगे तो आपके देश में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बहुत कड़वी बात है लेकिन कहनी पड़ रही है, और ये बहुत तकलीफ देह बात है।